नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज अपन जिस टॉपिक को लेकर के इस वीडियो के अंदर मुखातिब हो रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि रीट थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जनरल साइंस जो होती है उस पोर्शन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट। और किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर जनरल साइंस पूछी जाती है तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन है वो बन ही जाता है। तो अपना टॉपिक रहेगा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। चलिए, क्या होते हैं अम्ल, क्षारक और लवण? कौन से महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो दैनिक जीवन के अंदर अपने काम में आते हैं? कौन कौन से एसिड होते हैं? डेली यूज के कौन कौन से मटेरियल्स हैं, फूड मटेरियल्स हैं जिनके अंदर एसिड बेस यूज होते हैं, साल्ट्स यूज होते हैं? उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर अपन जानते हैं अम्ल इंग्लिश के अंदर एसिड लिखा जाएगा, जो कि लैटिन भाषा के एक एसिड्स शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टे। ठीक है, यानी कि अम्ल हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण गुण होते हैं और इन गुणों के आधार पर ही इनको पहचाना जाता है। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है, तो ये एक सामान्य जानकारी है, पूछा भी जाता है। सिट्रिक अम्ल है नींबू के अंदर पाया जाता है, सिट्रस कुल के ये प्लांट होते हैं। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण एक लाइन जो अक्सर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं जनरल साइंस के लिहाज से पूछ ली जाती है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द ध्यान में रखेंगे, अनिल। जिस किसी का भी नाम है अनिल तो सौभाग्यशाली है वो कि वो अम्ल को याद करने के अंदर एक ट्रिक बन रहा है। अनिल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। तो इस तरह से अपन इस ट्रिक से याद कर लेंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो क्षार और अम्ल के अंदर। हालांकि एक बार याद हो जाने के बाद में तो कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो अनिल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। अब क्षारक यानी कि बेस जो हैं इसके उल्टे, तो वो लाल को नीला कर देंगे। इस प्रकार से याद रह जाएगा। अम्ल हैं वो दाहक प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होता है कि जब भी किसी सरफेस के ऊपर ये संपर्क में आते हैं तो उस सरफेस को ये क्षतिग्रस्त कर देते हैं, उसको जला देते हैं। तो इनकी नेचर है वो कैसी होती है? दाहक प्रकृति की होती है। फिर अम्ल की जो परिभाषा दी जाती है सामान्य तौर पर, अम्ल है वो जलीय विलयन के अंदर, यानी जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये एसिड होता है। तो वाटर के अंदर ये डिजोल्व होकर के क्या करता है? H+ आयन है वो देता है। H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन है वो फ्री करते हैं ये। तो यहाँ पर जैसे अपन देख रहे हैं HCl ने H2O के साथ रिएक्शन करी, यानी ये इसमें डिजोल्व हुआ, घुला, तो H+ आयन इसने फ्री किया। फ्री करके यहाँ पर H3O+ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, या इसको H2O/H+ के रूप में भी लिखा जा सकता है। क्लोराइड आयन यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्री हो रहा है। तो क्लोराइड फ्री हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर HCl से क्या हुआ? H+ भी फ्री हुआ। तो जलीय विलयन के अंदर ये वाटर के अंदर ही तो H+ आयन फ्री कर रहा है। तो वाटर में जो H+ आयन रिलीज करेंगे वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अम्लों के अंदर कौन से गुण होते हैं H+ आयन फ्री करने का और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देने का? तो ये दो यहाँ से महत्वपूर्ण फीचर निकल करके आते हैं जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ इसी रिएक्शन को देखिए, इस तरह से भी शो किया जा सकता है कि HCl है उसका एक्वेटिक सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन के अंदर ये H+ आयन देगा और साथ में Cl- ये भी एक्वेटिक सॉल्यूशन के अंदर यानी जलीय विलयन के अंदर देगा। तो ये थी कॉमन सी जानकारी अम्लों की, जहाँ से क्वेश्चन कई बार बहुत ही एकदम सरफेस से उठा हुआ क्वेश्चन है वो पूछ लेता है। इसके बाद में बात आती है क्षारक यानी कि बेस। क्षारक, बेस, तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, अम्ल है वो खट्टे, जबकि ये कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, कसेले स्वाद के होते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये एक क्षारक ही होता है। इसके बाद में क्षारक, जैसे कि अपन ने लाइन देखी थी उसका जस्ट अपोजिट, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसके बाद में ये कैसे होते हैं? संक्षारक प्रकृति के होते हैं, कोरोजन नेचर इनकी पाई जाती है। अर्थात ये भी मुख्य रूप से क्या करते हैं? क्रिया करके और कुछ एक कलर्ड कोई भी धातु वगैरह है उससे क्रिया करेंगे तो किसी एक रंगीन परत उसके ऊपर बना लेंगे और बाद में वो ऑक्साइड, सल्फाइड वगैरह हैं, कार्बोनेट वगैरह हैं, वो वहाँ से अलग हो जाएंगे। तो ये भी धातुओं को क्षति पहुँचाने वाले होते हैं, मुख्य रूप से संक्षारक प्रकृति के होते हैं। और जो नेचर अपन ने देखी, जो अम्ल हैं वो H+ आयन फ्री करते हैं जलीय विलयन के अंदर, तो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- ये आयन मुक्त करते हैं। तो पहचान करी जा सकती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, यदि कोई भी
आपका अणु है या कोई भी पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, वो अगर OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, इट मीन्स वो बेस है, क्षारक है। और यदि H प्लस आयन वो फ्री कर रहा है तो फिर वो क्या है, अम्ल है। क्षारक है, उसके जलीय विलयन को ही क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। हालांकि इन वर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं तब ये इतना अंतर देखने को मिलता है कि क्षारक क्या है और क्षार क्या है, ठीक है। जबकि जनरली इनको एक ही तरह से यूज़ कर लेते हैं, क्षारक क्षार, ठीक है। जबकि जब क्षारक को, जैसे NaOH है, वो यूँ कहें सॉलिड स्टेट के अंदर है तो ये क्षारक कहलाएगा। अब इसका एक्वेटिक सॉल्यूशन बना दिया तब ये क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो ये एक 10th क्लास के अंदर NCERT बुक के अंदर दी हुई एक ऐसी की ऐसी लाइन है एज इट इज़। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इस लाइन के ऊपर लोग पहुंचते भी नहीं हैं, गौर भी नहीं करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम के अंदर एक कोई भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट कब होता है, जब एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है उसके बाद वो सबको इम्पोर्टेंट लगने लगता है। पहले उसके ऊपर गौर नहीं किया जाता और जो पहले गौर कर लेता है वो एग्ज़ाम के अंदर आगे रहता है। तो देखिए, अम्ल या क्षारक की पहचान के लिए क्या करते हैं, स्पेशल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, सूचक हैं वो पदार्थ यूज़ किए जाते हैं। जो सूचक हैं वो कृत्रिम कुछ रंजक यानी कृत्रिम कुछ पदार्थ भी हो सकते हैं, तो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। सूचक हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो लिटमस पत्र है, वो तो है ही है, जो कि अलग अलग रंगीन जो पादप होते हैं उनके जो कलर्ड मटेरियल है उसको निकाल करके और कागज़ के ऊपर स्पेशल लिटमस पेपर के ऊपर इसको बनाया जाता है। हल्दी पाउडर है, वो भी सूचक के रूप में काम में लेते हैं। और हाइड्रेंजिया जो एक प्लांट है उससे प्राप्त होने वाला पदार्थ, ये भी एक प्राकृतिक सूचक के रूप में काम में आता है। इसके बाद में कृत्रिम सूचक जो कि लेबोरेटरीज के अंदर अक्सर काम में लेते हैं। लेबोरेटरी में ज़्यादातर आपका लिटमस पेपर और उसके बाद में ये कृत्रिम सूचक हैं वो ही काम में आते हैं। मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, ठीक है। इसके अलावा जैसे इयोसिन वगैरह है, कांगोरेड है, ये भी सूचक के रूप में काम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन कि अम्ल और क्षारक। अभी तक अपन ने देखा अम्ल और क्षारकों का जनरल इंट्रोडक्शन यानी उनका परिचय, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन। अम्ल और क्षारकों की केमिकल रिएक्शन है वो कौन कौन सी हैं, यानी ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं। यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है वो प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया, कोई भी अम्ल है या कोई भी क्षारक है उसकी यदि किसी धातु के साथ रिएक्शन होती है, तो इसको देखो लैंग्वेज के अंदर लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा एकदम से कोई भी अम्ल है उसकी धातु के साथ रिएक्शन करवाओ तो साल्ट बनेगा, लवण बनेगा। और कौन सी गैस मुक्त होगी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। पूछ लेते हैं अक्सर कि कोई भी अम्ल है या कोई भी क्षारक अम्ल है वो मुख्य रूप से धातुओं के साथ क्रिया करता है, तो कौन सी गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त करता है। सपोज दैट मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ कि जैसे कोई भी अम्ल जैसे HCl ही है, HCl, इसकी रिएक्शन Na सोडियम के साथ करवा दी तो ये क्या बनाएगा, रिएक्शन करके NaCl बनाएगा, NaCl, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस आयन मुक्त हुआ। अब ये दो मॉलिक्यूल यहाँ से रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ से दो इसके परमाणु प्रयुक्त होंगे और दो ही मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, NaCl के। प्लस यहाँ से दोनों H जो हाइड्रोजन आयन हैं वो क्या बना लेंगे, H2 अणु का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रही है। तो क्वेश्चन बनता है कि अम्ल है वो धातुओं के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस फ्री करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। यहाँ देखो ये साधारण लवण NaCl बन रहा है। तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके अंदर अपन देख रहे हैं ये अलग रिएक्शन आ चुकी हैं। चलिए बात करते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पर ये 2HCl और ये जिंक, वही रिएक्शन अपन ने उस एग्जांपल में सोडियम लिया था। यहाँ पर ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 ये लवण बन गया और क्या निकल गई, H2 गैस निकल गई। तो अम्ल की जिंक धातु के साथ रिएक्शन करवाई, जिंक का क्लोराइड लवण बन गया और H2 गैस निकल गई। क्षारक हैं वो सभी धातुओं के साथ रिएक्शन नहीं करते। अम्ल भी हालांकि हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, क्षारक भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन वो सभी धातुओं के साथ में रिएक्शन नहीं करते। कुछ धातुओं के साथ में जैसे जिंक के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो वो भी लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस ही। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, जिंक के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, आपका मुख्य रूप से Na2ZnO2,
ठीक है, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट जो कि क्या है, सोडियम और जिंक का एक लवण है। Na2 है ये, यहाँ पर बाई मिस्टेक लिखा नहीं है। तो यहाँ साथ में कौन सी गैस निकल रही है, वही H2 गैस। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि अम्ल या फिर क्षार, ठीक है, क्षारक, ये दोनों ही यदि किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, किसी भी मेटल के साथ, धातु के साथ, M मतलब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो अपने किसी साल्ट का निर्माण करेंगे और साथ में मुख्य रूप से कौन सी गैस रिलीज करेंगे, H2 गैस रिलीज करेंगे। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद में बात करते हैं धातु कार्बोनेट हैं, उनके साथ में अम्लों की क्रिया। तो धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट ये देखो सोडियम कार्बोनेट CO3, ये कार्बोनेट आयन होता है, CO3 2- ये कार्बोनेट आयन होता है, ठीक है। तो सोडियम के साथ में रिएक्शन हुई हुई है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब इस सोडियम कार्बोनेट की यहाँ देखिए 2HCl, अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ में रिएक्शन हो रही है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में क्या निकल रहा है, जल। देखो कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, अम्ल का हाइड्रोजन, ठीक है, अम्ल का हाइड्रोजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली जबकि कार्बोनेट में CO3 था तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, क्या निकल जाएगा, H2O, और साथ में क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो याद रह जाएगा आराम से कि कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ऑक्सीजन बची, वो अम्ल के हाइड्रोजन के साथ H2O के रूप में निकल गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये तो बाई प्रोडक्ट हो गए, और मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, साल्ट बन गया। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ हुई है, लवण बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हुई है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वही वाटर निकल रहा है। अब कैल्शियम धातु थी, सल्फेट क्या था, अम्ल के रूप में ऋणायन था, तो कैल्शियम सल्फेट, इसका ये लवण बन गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगी, धातु कार्बोनेटों की अम्ल के साथ में रिएक्शन होगी। अब एक देखो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जब कार्बन डाइऑक्साइड है उसको चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो श्वेत अवक्षेप बनता है, ठीक है। श्वेत अवक्षेप किसका बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा, CaCO3 का बनेगा, ठीक है। तथा विलयन कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। परंतु अधिक देर तक अगर CO2 प्रवाहित की जाए, यानी जो चूने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी बोलते हैं, और जो CaCO3 है इसको चूना पत्थर बोलते हैं, CaO जो है इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी या बुझा हुआ चूना भी इसको कहा जाता है, इस तरह से। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनेगा, पानी क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, ये श्वेत अवक्षेप बन जाएगा। लेकिन अपन ये बन जाने के बाद भी देखो ये बना हुआ है, फिर भी अपन इसमें क्या कर रहे हैं, CO2 गैस और ज़्यादा प्रवाहित कर रहे हैं, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो जल में घुलनशील होगा इसका निर्माण हो जाएगा, और जब ये जल में घुल जाएगा तो फिर कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जो दूध या मिल्की कलर है इसका ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर कि जब चूने के पानी के अंदर CO2 गैस प्रवाहित करी जाती है तो श्वेत अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। पहला क्वेश्चन ये कि जो दूधिया हो जाता है ये विलयन, ये किसके कारण होता है, तो श्वेत कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप के कारण। फिर क्या होता है जब इसको ज़्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवा दें तो फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, और बाइकार्बोनेट है वो जल के अंदर घुलनशील है तो ये पानी में घुल जाएगा और कलर गायब हो जाएगा यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखी जाती है। अब देखिएगा आगे बात करते हैं अपन धातु बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट है CO3-2, और अगर इसमें H+ जुड़ गया तो माइनस का 1 ही बचा, HCO3- ये होता है बाइकार्बोनेट आयन। इसके साथ में कोई भी मेटल यानी धातु जुड़ गया, जैसे देखो NaHCO3 तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसकी अम्लों के साथ रिएक्शन होती है सेम वही कार्बोनेट वाली सी रिएक्शन, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण, सेम उसी तरह की प्रोसेस है। देखिए ये NaCl लवण बन रहा है, यहाँ से धातु और अम्ल का क्लोराइड आयन, यानी अम्ल का ऋणायन है वो धातु के साथ जुड़ेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है ऊपर वाली। और इस दोनों रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल गया। यहाँ देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है CaHCO3 होल ट्वाइस, होल ट्वाइस इसलिए है कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और HCO3 के ऊपर -1 होता है। अब -2 करने के लिए नीचे 2 लगा दिया चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब देखो ये धातु और ये अम्ल का ऋणायन SO4 ये जुड़ा लवण बना लिया, साथ में क्या निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बोनेट 2 थे तो 2 निकल गए, 2 ही ऑक्सीजन रिलीज हुई तो यहाँ पर H2
ये जो हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ वाले हैं, ये 2H2O के रूप में निकल गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, अम्ल काम में आया, तो ये कैल्शियम और ये देखो अम्ल का क्लोराइड ऋणायन था कैल्शियम क्लोराइड, ये तो लवण बन गया, साथ में CO2 और ये जल निकल गया। तो ये इसी तरह की रिएक्शंस हैं वो देखने को मिलती हैं। चलिए बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जिसके अंदर अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं। आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, अम्ल से H+ रिलीज होगा और क्षारक से OH- होगा। ये H+ और OH- ये रिएक्शन करके प्लस माइनस उदासीन, और ये H2 और ये O क्या बन जाता है, जल। ठीक है, अम्ल का यहाँ ऋणायन और जो क्षारक है उसका यहाँ से धातु, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, लवण। तो अम्ल तथा क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये देखो अम्ल और क्षारक, लवण और जल ये बनाते हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अम्ल और क्षारक दोनों ही क्रिया करके अपने अपने जो गुण होते हैं, अम्लीय और क्षारीय गुण, ये गुण खो देते हैं और उदासीन साल्ट का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल है, H2SO4 और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चूने का पानी, ये क्या होता है, क्षारक, OH आयन है ना इसमें, और इधर H है। ठीक है, अब देखो यहाँ से H2 और यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये निकल जाएगा 2H2O के रूप में, यहाँ 2H2O के रूप में। इधर से SO4 सल्फेट आयन, इधर से कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम सल्फेट यानी कि लवण बना लेगा। तो लवण और जल निकल रहा है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। इसके बाद में है अम्ल की धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो ये अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, अम्लों की धातु के साथ रिएक्शन जब होती है तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब धातु के साथ में ऑक्साइड मिल गया तो हाइड्रोजन गैस के साथ में भी ऑक्सीजन मिल गई, क्या बन गया, जल बन गया। बस इतना ही। पहली रिएक्शन देखी थी अपन ने, अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन, तो क्या बना था, लवण और H2 गैस बनी थी। अब धातु का ऑक्साइड आ गया यानी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई, तो इसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा निकल जाएगी, H2O निकल जाएगा। बस यही बात है ध्यान में देने वाली। अम्ल प्लस धातु है तब तो लवण और हाइड्रोजन है, ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन जोड़ दो, जल निकल जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कैल्शियम का ऑक्साइड था, रिएक्शन हुई, कैल्शियम का क्लोराइड लवण बन गया, जल बन गया। क्षारक की अधातु के, देखो अम्लों की है वो धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है और क्षारक की अधातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। ठीक है, अधातु ऑक्साइड के साथ वही क्या बनेगा, लवण और जल। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारक, CO2 है वो अधातु, कार्बन है वो एक अधातु है। अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऋणायन बनाते हैं, वो अधातु होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुई, कैल्शियम कार्बोनेट लवण बन गया और साथ में क्या निकल गया, H2O। देखो लवण और जल, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। तो इस प्रकार से क्या है, क्षारों की ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद में अम्ल और क्षारों की प्रबलता से संबंधित है, यानी कि इनकी pH कितनी होती है, इनसे कितने हाइड्रोजन आयन है वो त्यागे जाते हैं, कितने हाइड्रोक्सिल आयन है OH- आयन क्षारों से किस प्रकार से त्यागे जाते हैं, pH कितनी होती है, अम्ल कौन कौन से होते हैं, क्षारक कौन कौन से होते हैं, इन सब की चर्चा अपन करेंगे। लेकिन साथ में अगर इसी वीडियो में लेंगे तो वीडियो है वो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को अपन 2 वीडियो के अंदर 2 क्लासेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक क्लास आज इतनी ही, और इतनी ही क्लास है वो एक आगे वाली बनने वाली है जिसके अंदर ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आसान से शब्दों के अंदर, और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं रहेगा। आज के वीडियो के हिसाब से ये रिएक्शन है वो आप लोग पढ़ें, याद कर लें, और अगले वीडियो के अंदर अपन इससे बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण यौगिक भी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो अम्लों की pH वगैरह, कौन कौन से जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं कुछ, तो उनके अंदर किस प्रकार से कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन से क्षारक होते हैं, इस प्रकार की चर्चाएँ हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे, और जब वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इन्हीं और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, इन्हीं उम्मीदों के साथ, शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।